चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे कह सकते हैं कि मेडाइवल हिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट जिस टाइम में ना हिंदुत्व का, ठीक है, या आज भी हिंदुत्व का आइकन जिसको माना जाता है। आप लोग देखते होंगे एक मूवी आया था कुछ दिन पहले, छावा, नाम सुने? शिवाजी के बारे में उसमें कुछ ज़्यादा ही दिखाया जा रहा था। ये कौन थे वीर शिवाजी? ये मराठा कौन थे? इनका हमारे इतिहास में क्या योगदान रहा, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग की टॉपिक क्या है? मराठा, ठीक है ना। मराठा जो है वो एक ऐसा क्षेत्र जिस समय में मुगलों का आतंक समाप्त हुआ था। हिंदुत्व के हिसाब से आतंक ही कहेंगे। तो मुगलों का आतंक समाप्त हुआ था और धीरे धीरे, ठीक है ना, अंग्रेजों का आधिपत्य क्या हो गया था? बढ़ गया था। लेकिन वो बात है जो अकड़ वाली बात, जिसकी आदत बनी रहती है, ठीक है ना, धौंस जमाने का, उसका तो आदत जाता नहीं जल्दी। तो जो मुगलों का जो स्थिति था, उस मुगलों की स्थिति ठीक उसी प्रकार रही। उसको पुरजोर विरोध करने के लिए, उसे मजबूती से लोहा लेने के लिए मराठा संप्रदाय का स्थापना करने वाले कौन थे? शिवाजी थे। अब समझ में आ गया? यानी एक ऐसा समुदाय होना चाहिए, जैसे कोई नाम रखता है ना, ये ग्रुप, वो ग्रुप, यंग ग्रुप, दिस ग्रुप। तो मराठा एक तरह का समुदाय हुआ, एक तरह का पार्ट हुआ, एक तरह का कमिटी हुआ, जिसका मूल उद्देश्य था अपने दुश्मनों से लड़ना, मजबूती के साथ लड़ना, ठीक है ना। तो एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। मतलब स्वतंत्र मतलब किसी के अधीन न होकर के अपना एक, जैसे होता है कि पिताजी के बाद पिताजी, पिताजी के बाद पिताजी, पिताजी के बाद पिताजी, तो वो क्या हो गया? पिताजी जो किए वो तुम कर रहे हो, तो तुम तो कुछ किए नहीं। तो स्वतंत्र का मतलब होता है, इंडिविजुअल का मतलब कि आप कोई भी ऐसा वर्कआउट किए जो कोई नहीं किया था और आप खुद कर रहे हो, वैसे को बोलते हैं स्वतंत्र। स्वतंत्र जो स्थापना हुआ वो कौन हुआ बच्चों? शिवाजी। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के निकट सिवनेर नामक स्थान में हुआ था। ये पूना जो है वो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। पूना कहाँ है? महाराष्ट्र में। और उसी के जगह एक इलाका है सिवनेर, उसी में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम क्या था? बहुत बच्चा लोग कंफ्यूज कर जाता है पुतली बाई और जीजाबाई में, ठीक है ना। आपको याद होगा महात्मा गांधी के माँ का नाम क्या है? पुतली बाई, और ये क्या है? जीजाबाई है। कंफ्यूज नहीं होइएगा। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहित था और इसी के साथ शाहजी भोसले रहते थे। अर्थात शिवाजी के जो पिताजी शाहजी भोसले थे वो कितने शादी किए थे? 2। तो जीजाबाई के साथ वो ना रखे, तुकाबाई से मोहिते, नाम भी है तुकाबाई मोहिते। शायद शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले को मोहित करके रखती हो, ठीक है ना। उसी के साथ वो रहते थे। शिवाजी के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव माता जीजाबाई का पड़ा था, जबकि दूसरा सर्वाधिक प्रभाव गुरु एवं संरक्षक दादाजी कोंडदेव का पड़ा था। अर्थात ऐसे समझ सकते हो कि शिवाजी के जो पिताजी जो थे ना, वो इनके माँ को नहीं मानते थे, बात समझ में आई, और इनके दादाजी संरक्षित करके, ठीक है। तो इनको 3 व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। एक तो माँ का कष्ट, माँ की जो एक पीड़ा है, माँ इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित की। दूसरा इनका गुरु इनको क्या किया? बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, जो अमूमन बच्चे को प्रभावित करता है। और तीसरा इनका संरक्षक, जिसको आम भाषा में आजकल गार्डियंस कहते हैं। तो शिवाजी के गार्डियन जो थे, उनके दादाजी थे, उनका नाम क्या था? कोंडदेव। शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु समर्थ गुरु रामदास थे, जिन्होंने वारकरी संप्रदाय की स्थापना किया और दासबोध नामक पुस्तक की भी रचना की। यानी दासबोधक पुस्तक किसकी रचना है? तो रामदास की है। रामदास से ही राष्ट्र प्रेम की भावना, गौ, ब्राह्मण तथा धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा मिली। बात समझ भाई? ये देख रहे हो वर्ड सब, ये किसके तरफ इशारा करता है? हिंदुत्व के तरफ। समझ गया ना कि गौ की रक्षा करना मतलब गाय को बचाना है, ब्राह्मणों को सुरक्षा देना है, मतलब समझ रहे हैं ना। हिंदुत्व की बचाने पर धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा मिली। शिवाजी ने हिंदू पद पातशाही अंगीकार किया और हिंदुत्व धर्म उद्धारक का उपाधि धारण किया। क्या उपाधि लिया? हिंदुत्व का धर्म उद्धारक। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदुत्व का धर्म जो डूब रहा है, उसको ये क्या करेगा? उभारने की कोशिश करेगा। करेंट अफेयर्स का एक और टॉपिक बड़ा है, जो अभी हमला हुआ है, आतंकी हमला, ठीक है ना। तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, ऐसे एक बार टाइम मिलेगा तो मैं उसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस एरिया में हुआ है।
फिर उससे 2-4 क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है ना, कि सिंधु जल प्रपात को कैसे बैन किया गया है, ठीक है, पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से फैसले लिए हैं, और सारे टॉपिक को हम लोग डील करेंगे, ठीक है। 1640 में 12 की अवस्था में शिवाजी का विवाह सूर्यबाई निम्बालकर से हुई। कितने वर्ष की अवस्था में? पहले बाल विवाह होता था, ठीक है ना, 12 वर्ष के बच्चे का विवाह हो जाना, ठीक है। विवाह भी एक अपने आप में बहुत परेशानी का सबब है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा उम्र होने पे भी दिक्कत है और बहुत कम उम्र में भी दिक्कत है, ठीक है। हमको लगता है कि समय से विवाह कर ही लेना चाहिए कि लोगों का ताना ना सुनना पड़े, ठीक है। जिस तरह आदमी परेशानी झेल रहा है, ठीक है, उस परेशानी से तो लगता है कि सही समय पर शादी कर लेना चाहिए। नहीं फिर भी जो चूँकि लड़की के मामले में ऐसा है कि लड़का 30+ चला जाए कोई बात नहीं है, लेकिन लड़की का जो शुरुआती स्टेज जो 22-23 में लगता है खसकने, यानी सबका शादी विवाह। बहुत ऐसे नहीं आपको स्थिति मिलेंगे कि आप सोचने पर मजबूर करिएगा। और जब लड़की का 30 हो जाता है तो उससे कोई शादी नहीं करना चाहता है। लड़का 35 साल 37 साल 38 साल का है और 20 साल के लड़की से शादी कर लेता है, क्योंकि उसके पास नौकरी है, इसका भी गार्जियन तैयार हो जाता है, कर देता है शादी, जबकि ये बेकार काम। शिवाजी 12 वर्ष की अवस्था में ही पूना की जागीरदार बन गया। ये शादी की बात मैंने इसलिए किया कि शिवाजी की उम्र कितने वर्ष में? 12 वर्ष की अवस्था में इनकी विवाह हो गई। किसके साथ? सूर्यबाई निम्बलाकर से हुई। किसके साथ? सूर्यबाई निम्बलाकर से हुई। शिवाजी 12 वर्ष की अवस्था में ही पूना का जागीरदार बन गया और जागीरदार पद रहते हुए उन्होंने विभिन्न क्षेत्र को जीतना क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया था। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य 12 वर्ष की उम्र में क्या हुआ था? सिंहासन में बैठा था। शिवाजी भी 12 वर्ष की उम्र में क्या कर लिए थे? विवाह कर लिए थे। महात्मा गांधी भी 13-14 के रेंज में विवाह कर लिए थे। ये सब देखने का मतलब है कि बहुत कम उम्र में अगर शादी हो जाए तो आदमी का इफोर्ट जो है वो सही जगह पे लगता है, या हो सकता है एक दूसरे को बहुत अच्छा से समझ पाए, उसका पार्टनर उसको बहुत ज़्यादा सही होगा। क्योंकि आप जैसे जैसे बड़े होते जाइएगा आपकी इच्छा बदलती जाएगी, आप एक अलग माहौल में रहने लगते हैं, तो आपका फिर जाकर के एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब बचपन से किसी के साथ रहते हैं, आजकल जिस चीज़ को हम लोग नाम दिए बचपन का प्यार, वो तो वही ना होता था बचपन का। 12 साल 13 साल में उसके साथ क्या कर दिया? शादी करा दिया। तो वो जब सियाना हो गया तो एकदम बहुत तगड़ा वाला बॉन्ड हो गया कि उसी के साथ रह रहा है। पहले ही एक्सेप्ट करा करके शादी करा, जिस समय उसको पता भी नहीं कि शादी मतलब क्या होता है। तो जागीरदार पद पर रहते उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ किया। शिवाजी ने दक्षिण भारत में मुस्लिम राज के स्थान पर हिंदू राज्य की स्थापना करने का लक्ष्य बनाया। बात समझ गया ना? दक्षिण भारत में उनका बहुत ज़्यादा बोलबाला था और मुस्लिम राज की जगह पर क्या बना दिया? हिंदू राज बनाने की बात की। शिवाजी अपने आप में महान व्यक्ति इसलिए थे क्योंकि शिवाजी अपने टाइम में अपने अध्यात्म गुरु रामदास से, ठीक है ना, ब्राह्मणों को सेवा करना, ब्राह्मणों को बढ़ावा देना, ठीक है, गौ की रक्षा करना, हिंदू धर्म उद्धारक काम करना, इसके अलावा उन्होंने सबसे बड़ा संकल्प लिया था कि मुस्लिम राज्यों को खत्म करके उसके जगह पर क्या लगाना? हिंदू राज्यों की स्थापना करना। शायद हिंदुओं के नज़र में शिवाजी को इसलिए महान बनाता है, ठीक है। शिवाजी के द्वारा लिया पहला सैन्य अभियान के अंतर्गत पहला किला तोरण का किला था। इसमें बीजापुर के शासक से 1640 ईस्वी में जीता था। इस किला से प्राप्त लूटे गए धन द्वारा रायगढ़ नामक एक नए किले का निर्माण करवाया, जिसे 1656 ईस्वी में शिवाजी ने अपनी राजधानी बना ली। कहने का अर्थ यह है कि शिवाजी क्या किए थे? तोरण का किला को लूटे थे और उसको लूटे गए धन के द्वारा रायगढ़ नामक एक नए किले का निर्माण कराया गया, जिसको राजधानी के रूप में क्या है? तुम किला का मतलब क्या समझ रहे हो? किला का मतलब एक ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र पर, ठीक है, चारों तरफ से घेरा पड़ा हो, सेफ हो। आम भाषा में से तुम कह सकते हो बाउंड्री वाल, 4 दीवारी। पहले राजा लोग ना अपने एरिया को सेफ करने के लिए बड़ी बड़ी दीवारें खड़ा करता था। उस दीवारों को हम लोग बोलते थे किला। अब समझ में आई? जब आक्रमण होती थी तो वो सेफ्टी पहुंचाता था, ठीक है। 1657 ईस्वी में शिवाजी की पहली मुकाबला मुगलों से हुआ। 1657 ईस्वी में दक्षिण भारत में शिवाजी की मुलाकात औरंगजेब से हो गई। समझ गए? पहली मुकाबला किससे हुआ? मुगलों से हुआ। औरंगजेब से मुलाकात हुई। औरंगजेब दक्षिण भारत में शिवाजी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए सर्वप्रथम 1659 में अफजल खां और शिवाजी के बीच
विरुद्ध भेजा। अफजल खान और शिवाजी के बीच प्रतापगढ़ के किले में हुए संधि के दौरान अफजल खान ने शिवाजी को गला दबाकर मारने का प्रयास किया, जिसके कारण शिवाजी ने अफजल खान की हत्या कर दी। औरंगजेब को यह फील होने लगा कि दक्षिण भारत में शिवाजी का प्रताप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आपको पता होगा कि औरंगजेब को शुरू से उसका बाप रखता था दक्षिण भारत में, और वहां तो बार बार भाग के आ जाता था। तब वो बाप बोल दिया था कि इधर नहीं आना है, तो कैसे आया? जब उसकी बहन डेथ कर गई थी, आपको हम पढ़ाए थे। औरंगजेब की क्या हो गई, बहन जब डेथ कर गई तो वो क्या हुआ, वहां से भाग करके आया, और आया तो फिर गया नहीं, क्योंकि उसको पता था कि हम सत्ता से दूर रहेंगे तो मेरा सत्ता कोई दूसरा हथिया लेगा, और फिर संघर्ष किया और सत्ता के पास रहा। औरंगजेब को यह महसूस होने लगा कि शिवाजी क्या हो रहा है, दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, इसलिए उन्होंने अपने एक व्यक्ति को अफजल खान को भेजा, बोला उसको लड़ा उड़ा के कहती झटका दो। अफजल खान देखा कि शिवाजी बहुत ज़्यादा मजबूत है, हम उससे लड़ नहीं सकते हैं, तो उसके उपाय में हम क्या करें? तो उसके उपाय में अपना दिमाग इस्तेमाल किया, बोला ठीक है आप ही से रहिए, प्रतापगढ़ का किला का हम लोग क्या करते हैं, संधि कर लेते हैं, वन टेबल पर बैठेंगे, वार्तालाप होगी। नहीं, उसको लगा, और जब आपका दुश्मन एक बैग हथियार डाल दे तो सावधान रहना चाहिए। शिवाजी के साथ उसकी संधि हो गई अफजल खां के, लेकिन वो संधि नहीं था, मारने का एक प्लान था। शिवाजी का गर्दन पकड़ के दबाने की प्रयास करता है, शिवाजी जान जाते हैं कि हमको क्या कर रहा है, मारने के लिए प्लान बनाया था, वो सुरक्षित रहते हैं, और फिर अफजल खां की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते। इस विजय के बाद शिवाजी ने कोकण, कोल्हापुर तथा पन्हाला पर अधिकार कर लिया। पुनः औरंगजेब ने शिवाजी को रोकने के लिए शाइस्ता खां के नेतृत्व में एक बार सेना भेजा, किंतु शिवाजी ने 1663 में शाइस्ता खां को भी क्या कर दिया, पराजित कर दिया। यानी औरंगजेब फिर दोबारा भेजा, शाइस्ता खां को भी हरा दिया। 1684 में शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण करके वहां भयंकर लूटपाट किया। शिवाजी भी वही कर रहे थे, सूरत में भयंकर लूटपाट कर लिए। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने आमेर के राजा जय सिंह के नेतृत्व में शिवाजी को दमन करने के लिए पुनः एक सेना भेजा। हालांकि जय सिंह और शिवाजी के बीच जून 1665 में पुरंदर की संधि हुई, और इस संधि के द्वारा शिवाजी ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। देखो, शिवाजी हिंदू थे, हिंदुत्व की बढ़ावा कर रहे थे। औरंगजेब जो है वह कंट्रोल नहीं कर पाया शिवाजी को। औरंगजेब ने राजपूत नीति के द्वारा जय सिंह, समझ रहे हो ना, किसके, राजा जय सिंह के द्वारा, समझ रहे हो, के नेतृत्व में सेना भेजा, और राजा जय सिंह क्या किया, किसी तरीके से, ठीक है, शिवाजी को मना लिया, और दोनों के बीच में क्या हो गई, संधि हो गई, और फिर मुगलों का अधीनता उन लोगों ने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो लगातार हम मुसलमानों को अगर गाली देते हैं तो ये गाली देना बहुत बेकार है, ठीक है ना, क्योंकि शिवाजी जिस प्रकार अपने परचम को पूरे भारत में फैला रहे थे, उसी समय औरंगजेब द्वारा भेजा हुआ, ठीक है, औरंगजेब द्वारा जो भेजा हुआ जय सिंह नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है ना, वो क्या हुआ, आया और शिवाजी से किसी प्रकार का संधि कर लिया। और कौन सा संधि की बात करते हैं बच्चों, पुरंदर की संधि हो गई। और पुरंदर के संधि होने के बाद ही शिवाजी ने क्या किया, मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो मैं कह सकता हूं भारत में मुसलमान गद्दार नहीं है, वैसे व्यक्ति जो चिल्ला रहे हैं उनके पुरख पुरोधा क्या है, गद्दार रहे हैं। आगे लाइन कहता है कि और इनके अपने पुत्र संभाजी को औरंगजेब की सेवा में भेज दिया, मतलब अपने बेटा संभाजी को बोले जाओ औरंगजेब का सेवा करना। 1686 में शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचा, किंतु औरंगजेब धोखे से शिवाजी को पकड़कर जयपुरी महल में कैद कर लिया, जहां से किसी तरह शिवाजी भागने में सफल रहे। बात समझ रहे हो, संधि भी हुई, छल कपट चल भी रहा है, मरने का स्टैंड चल भी रहा है, फिर भी दोस्ती चल रहा है। पहले के जमाने में देखो कितना लोग थुथू टाइप का होता था, कि आज कहावत वो है कि दूध का जला लोग छाछ फूंक फूंक कर पीता है ना। और ये व्यक्ति को 2 बार नहीं 3 बार ऐसा घटना हो गया, तैयो औरंगजेब से मिलने कहाँ गए, आगरा, और आगरा गए, वहां से छल से इनको पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद कैद किया, लेकिन ये बहुत सूरवीर थे, किसी तरह उस कैद से निकल करके भागे। मार्च 1668 में जसवंत सिंह की मध्यस्थता से शिवाजी एवं मुगल के बीच संधि हुई, जिसके द्वारा औरंगजेब ने शिवाजी के फरमान एवं खिलत भेंट किया और राजा का उपाधि दिया गया। यानी अब शिवाजी पूरा आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए थे कि अब औरंगजेब को छोड़ेंगे नहीं। औरंगजेब को भी फील होने लगा कि नहीं, अब शिवाजी पूरा गरमा गया है, अब लड़ाई बहुत भयंकर होगी। तब फिर एक राजपूत आते हैं
1668 ईस्वी में, और दोनों के बीच में क्या कराते हैं, संधि। जाने दो, जो हो गया सो हो गया, लड़ने की कोई फायदा नहीं है, ठीक है। औरंगजेब मान गया हार, ठीक है ना। और फिर उनके बदले में क्या मिला, फरमान एवं खिलत भेंट कर दिया, और राजा की क्या दे दी, उपाधि दी। 1670 में शिवाजी ने सूरत पर दोबारा आक्रमण किया और भयंकर लूटपाट किया। जून 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ के किला में अपना राज्याभिषेक करवाया और हिंदू धर्म उद्धारक, मतलब हिंदू धर्म का उद्धारक की उपाधि धारण कर ली। शिवाजी का राज्याभिषेक बनारस के महान पंडित श्री विश्वेश्वर गंगा भट्ट के द्वारा किया गया था। ये वाला लाइन बहुत बार पूछ चुका है कि शिवाजी का जो राज्याभिषेक किया था वो किस ब्राह्मण ने किया था, पंडित श्री विश्वेश्वर गंगा भट्ट। नहीं याद रहेगा तो आप याद रखिएगा, बनारस में गंगा के किनारे विश्वनाथ बाबा का मंदिर है, गंगा भट्ट विश्वेश्वर, याद है नाम क्या है, पंडित श्री विश्वेश्वर गंगा भट्ट। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान 1676 में कर्नाटक अभियान था। 1679 में दक्षिण भारत में औरंगजेब के द्वारा जब जजिया कर लगा दिया गया तो इसका विरोध करने वाला एकमात्र शासक कौन था, शिवाजी। जजिया कर मैंने आपको बताया था, जजिया कर एक ऐसा टैक्स होता था जिसमें मुगलों के द्वारा कोई भी गैर इस्लामिक लोगों को अगर उस क्षेत्र में रहना है तो उसके बदले टैक्स देना पड़ता था, जिसे जजिया कर कहते हैं। 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के मृत्यु के पश्चात पुनः मराठा क्षेत्र में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध प्रारंभ हो गया। शिवाजी की पत्नी सूरबाई नीलांबर ने अपने अल्पायु पुत्र राजा राम को राजा बनाकर खुद शासन करना चाहती थी। बेटा बहुत छोटा था, चाहती थी कि उसको राजा बना दे और शासन हम करें, क्योंकि औरत तो सत्ता पर बैठ नहीं सकती है। तो क्या किया कि बेटा को बना देते हैं राजा, लेकिन करेंगे हम सब कुछ। किंतु शिवाजी का सबसे बड़ा पुत्र संभाजी खुद को मराठा का शासक घोषित करते हुए अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किला करवा दिया। समझ गए, यानी शिवाजी के दो पत्नियां थी, शिवाजी के पिताजी का दो पत्नियां थी, ठीक है ना। अब इनका जो पत्नी का जो बच्चा जो था, ठीक है, वो चाहती थी, उसकी माँ के अंदर एक लोभ था। माँ के अंदर कौन सा लोभ था कि हम सत्ता में रहें, तो छोटे पुत्र को अगर रखेंगे तो जैसे मन करेगा वैसे करेंगे। लेकिन उसका बड़ा पुत्र संभाजी ने खुद मराठा का शासक घोषित करते हुए अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में करवाया। संभाजी द्वारा औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय का समर्थन देने के कारण औरंगजेब ने 1689 में संभाजी को पकड़कर उसकी हत्या कर दी। ये तो पहले से चलता आ रहा है कि जो राजा हो, जो प्रवर्तक हो, जो मौलाना हो, जो भी सिख धर्म का कोई राजगुरु हो, ठीक है ना, वो अगर क्या करेगा, मुगलों के बेटा को अगर क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, तो उसका खमियाजा उसको कैसे देना पड़ेगा, मौत से। गुरु अर्जुन देव जहांगीर फांसी मरवाया, समझ रहे कि नहीं समझ, तेग बहादुर औरंगजेब लटकवाया। तो ये सब क्या है, यही चल रहा है। संभाजी के पश्चात अगला मराठा शासक राजा राम बना, किंतु राजा राम की मृत्यु में 1700 ईस्वी के पश्चात उसकी पत्नी ताराबाई ने अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय को मराठा शासक घोषित करते हुए खुद की मराठा शासन का नेतृत्व करने लगी। मतलब वही शिवाजी की, ठीक है ना, पत्नी जो थी राजा, संभाजी का बाद अगला बना राजा राम, किंतु राजा राम की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उनकी पत्नी ताराबाई ने अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय को मराठा का शासक घोषित करके अपना लड़ाई करने शुरू कर दी। 1707 में एक बार पुनः मराठा क्षेत्र में आंतरिक कलह और झगड़ा उभर कर सामने आया और ताराबाई 1707 ईस्वी में खेरा के युद्ध में पराजित करते साहू अगला सम्राट मराठा शासक बन गया। साहू के काल में पेशवा का पद अर्थात प्रधानमंत्री का पद मजबूत होने लगा और साहू की मृत्यु 1748 ईस्वी में होने के पश्चात मराठा प्रशासन की पूरी तरह से पेशवा के नेतृत्व में क्या हो गया, आ गया। अर्थात ये मराठा कब पेशवा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जब शिवाजी का सर्वनाश होता है, उनका पुत्र शिवाजी द्वितीय आता है, वो उसका भी सर्वनाश होता है और तब फिर से एक नए युग की प्रारंभ होने लगती है, जिसे क्या कहते हैं, पेशवा साम्राज्य के नाम से जानते हैं। साहू के बाद अगला छत्रपति राजा राम द्वितीय बना, जिसके काल में 1750 ईस्वी में संगोला की संधि के द्वारा मराठा साम्राज्य का बागडोर पेशवा के अधीन हो गया। किसके अधीन हो गया बच्चों? अब हम लोग थोड़ा जानते हैं मराठा प्रशासन के बारे में। ये मराठाओं का प्रशासन कैसा था, मैं आपको बता दूं। मराठा का प्रशासन का जो नींव किसने रखा था, शिवाजी के द्वारा रखा गया था। शिवाजी के बारे में महादेव गोविंद
रानाडे ने लिखा है कि शिवाजी नेपोलियन की तरह एक महान संगठनकर्ता था और प्रशासनिक क्षेत्र का निर्माता भी। भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त, आप लोग कल बताए थे, आप लोग को याद रखना है। शिवाजी ने अपना राजकीय भाषा मराठी को बनाया। किसको? मराठा को बनाया। शिवाजी के प्रशासन में सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सलाहकार दल का गठन किया जिसे अष्टप्रधान कहा जाता है। तो फिर एक सवाल बनाता है, अष्टप्रधान का संबंध किस राजा से है? शिवाजी से है। शिवाजी के काल में प्रशासन की सर्वोच्च सत्ता राजा छत्रपति के हाथों में रहती थी। राजा छत्रपति की अनुपस्थिति में प्रशासनिक कार्यों का पेशवा करता था, जो अष्टप्रधान का सबसे महत्वपूर्ण पद होता था। ठीक है, अर्थात अष्टप्रधान का सबसे जो प्रमुख आदमी होता था, राजा के नहीं रहने पर वही कहलाता था। पेशवा को क्या कहा जाता था बच्चों? प्रधानमंत्री कहा जाता था। अष्टप्रधान का दूसरा प्रमुख पद मजुमदार या आमद का होता था, जिसे वित्त मंत्री होते थे, जिसका मुख्य काम आय व्यय का लेखा जोखा विवरण तैयार करना होता था और उस पर हस्ताक्षर करना होता था। तीसरा प्रमुख है वाकन्यायिस का होता था, जिसे गृह मंत्री कहा जाता था। यह सूचना, गुप्तचर एवं संधि विवाद के या विग्रह का विवाह का क्या होता था? अध्यक्ष होता था। अर्थात आप लोग देख पा रहे हो, अभी हम लोग के पास प्रधानमंत्री है, रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री है। तो सबसे पहले गृह मंत्री क्या करते हैं? पूरे को कंट्रोल करते हैं। रक्षा मंत्री क्या करता है? तीनों सेनाओं को अपना तैयारी देखता है, उसकी विधि व्यवस्था को देखता है, ठीक है ना। जबकि होम मिनिस्ट्री हर चीज का कंट्रोल अप होता है प्रशासन विभाग का। वाकन्यास कार्यालय पे हुजूर दफ्तर के नाम से जाना जाता था। वाकन्यास छत्रपति के कार्यों को लिपिबद्ध करने का कार्य भी करता था। सुरनवीस या बिटनिस यह राज्य पत्र को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखता था, पत्राचार विभाग तथा फरगना के हिसाब किताब की जांच करता था। अर्थात सुरनवीस या बिटनिस विभाग जो था वो क्या करता था? चोरी पकड़ने वाला था, कि कितना आया कितना गया, वो जो चढ़ा रहा है वो सही चढ़ा रहा है कि नहीं, उसके बारे में जानकारी रखने की बात। पंडित रॉय का या सदर या धार्मिक मंत्री एवं दान विभाग के अध्यक्ष होते थे। अगला सुमंत या दवीर या विदेश मंत्री कहलाते थे। सरे नौबत प्रधान सेनापति कहलाते थे। सरे नौबत पद को केवल क्षत्रिय जाति से संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति किया जाता था, जबकि शेष पर ब्राह्मण वर्ण की व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी। ये लाइन देख रहे हो? सर ए नौबत पर सिर्फ कौन आएगा? क्षत्रिय आएगा। अर्थात राजपूत लोग को सिर्फ उसमें बहाल किया जाता था ताकि वो लड़ सके, और जो दूसरा पार्ट बता था वो सब में ब्राह्मण को भर दिया जाता था। मुख्य न्यायाधीश का कार्य सैनिक एवं अर्धसैनिक मुकदमों की सुनवाई करना था। मुख्य न्यायाधीश एवं पंडित राव को छोड़कर अष्टप्रधान के सभी सदस्यों को युद्ध में जाने की अनुमति दिया गया था। शिवाजी अपनी सेना में सभी धर्मों को लेने की नियुक्ति किए थे और साथ ही अपने सैनिकों को नगद वेतन दिया करते थे। शिवाजी ने अपने सैनिकों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वे बच्चा, बूढ़ा, विकलांग एवं महिलाओं को परेशान न करें और खेत में लगे हुए फसल को नुकसान नहीं करें। यानी अपने सैनिकों को क्या कहा कि अगर किसी रास्ते से जा रहे हैं, बूढ़े, बच्चे, ठीक है ना, महिलाएं, इन सभी को परेशान नहीं करना है। विकलांग को भी परेशान नहीं करना। बच्चा, बूढ़ा, विकलांग और महिला को परेशान कोई नहीं करेगा। कहीं भी खेत में फसल लगा रहेगा तो उसे कोई बर्बाद या नुकसान नहीं करेगा। क्लियर है बच्चों? शिवाजी के काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था? कृषि था, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था का भी वर्तमान में भी स्रोत क्या है? कृषि ही है। इनके मालिक अंबर दक्षिण भारत में के भू राजस्व प्रणाली को अपनाया था। 1679 में भू राजस्व के निर्धारण के लिए पृष्ठभूमि की माप करवाई गई थी, जिसके लिए मापक सफाई के रूप में छड़ी की प्रयोग किया जाता था। शिवाजी 40 विभिन्न प्रकार के करों को समाप्त करके उसके स्थान पर 2 प्रकार के नए करों का चौथ एवं सरदेश मुखी को लागू किया था। चौथ क्या होता था? मराठा राज का वह सीमावर्ती राज जिसे मराठा आक्रमण से बचने के लिए पड़ोसी राज्यों को यह कर देना पड़ता था, जो कुल आमद का 1/4 हिस्सा होता था। चौथ भाग मतलब 1/4 भाग किससे लिया जाता था? जैसे इन्ने घर, इन्ने घर, इन्ने घर, आगे चारों तरफ घर है ना, तो ये राज है, इसके राज के बगल में जो राज पड़ता था वो कहता था कि हम आक्रमण कर देंगे, तो बोलता था ना आक्रमण करो, तो लाओ जितना कमाता उसका 1/4 लाओ, नहीं तो हम आक्रमण करेंगे, जीत लेंगे। तो डरे 1/4 देता था, मतलब चौथ देता था। सरदेश मुखी में क्या होता था? मराठा राज के सीमा के अंतर्गत आने वाले लोगों से यह कर वसूला जाता था, जो कुल आय का 1/10 हिस्सा होता था। ठीक है।
अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर का आखिरी भाग, जो क्षेत्रीय राज के रूप में आता है। ठीक है, इसको अलग कर लेते हैं।